हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 20 दिसंबर। बहुत दिनों बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई हैव बीन ट्रैवलिंग एंड जो वेडिंग सीजन है उसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू मेक वीडियोस। अभी जो है आज से मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोस बनाने के लिए। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को और ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। तो बहुत ख़राब हालत है एक्चुअली रुपये का। तो हमने क्या देखा कि और उसी के साथ साथ हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे वेबसाइट में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से आपसे एक्सेस कर पाएंगे और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप हेल्पलाइन में आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। नियर अबाउट आपका जो है 53 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसके बारे में आज हम 54 न्यूज़ तो कवर नहीं करेंगे, बट सारा ये जो है हेडलाइंस है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा न्यूज़ अभी आपको देखने को मिलेगा कि रुपी इज़ बिकमिंग वीकर एंड वीकर, और यहाँ पे 85 जो है वो ब्रीच कर चुका है। और यहाँ पे हमने देखा कि विद इन दिस ईयर इटसेल्फ रुपी जो है बहुत टूटा है। रुपी एक्चुअली बहुत ज़्यादा टूटा है एंड दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एनर्जी कॉस्ट energy cost will go up, which will definitely affect you and me. This is something which needs to be taken into consideration. 10-year benchmark yield up by 5 bps at 6.79. The rupee hit all-time low at 85 rupees per $1 amid hawkish US Fed policy. US ने आपका जो है आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से आपका कंजम्पशन US में बढ़ेगा। लोन का जो कंजम्पशन है वो आस्ते आस्ते बढ़ेगा एंड इट विल बिकम मच चीपर। एंड जब भी आपका डॉलर जो है वो ज़्यादा सर्कुलेट करेगा एनवायरनमेंट में या उस इकोनॉमी में, सो प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप बिकॉज लेंडिंग आपका बढ़ेगा। और लेंडिंग जब भी बढ़ता है कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन जब भी बढ़ता है तो फिर आपका डिमांड एंड सप्लाई इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, तो चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी एंड दी लोकल इकोनॉमी एज वेल. And while India's 10-year bond yield rose to 6.79%, currency depreciation and rising yield pose challenges for the economy, investors and businesses. So इसका एनालिसिस अगर हम करते हैं, इसमें दिक्कत ये होगा कि भाई जब भी पैसा आएगा, डेफिनेटली कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जैसे आपका जो इम्पोर्ट जो जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हम एक्सपोर्ट करते हैं, या आपका बोल सकते हो आईटी जो सर्विसेज है या आईटी का जो बिजनेस है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। बासमती चावल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, ग्रोसरीज हम एक्सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे हम जो है बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे बिकॉज वी विल बी अर्निंग इन डॉलर्स। बट ज़्यादातर हमारा जो फ्यूल है, क्योंकि हम फ्यूल डिपेंडेंट है, हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हम डिपेंडेंट है बाहर के लिए, और ज़्यादातर जो है हम इंपोर्ट करते हैं। उसी के साथ साथ जो है अगर आपको पता नहीं है, यहाँ पे आपका गेहूँ, चावल, दाल, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एसेंशियल गुड्स जो है आपका इंपोर्ट किया जाता है बाहर से। और जब भी वो डॉलर में क्योंकि ख़रीदा बेचा जाता है, फ्यूल टू अ सर्टेन एक्सटेंट क्योंकि रशिया से ख़रीदा जाता है, तो रूपी रूबल का सीन है, तो वहाँ पे आपका उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। बट स्टिल दूसरे जो एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपका जो खाने का सामान हो गया या कमोडिटी बेस्ड चीज़ें हो जाती हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो जब भी हम डॉलर में इंपोर्ट करेंगे तो उसका कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली आपका बढ़ जाएगा। और क्योंकि टैक्सेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है, सो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट दी एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड जो बॉन्ड का यील्ड है, गवर्नमेंट का जो बॉन्ड का यील्ड है वो 6.79% यानी 5 bps मतलब 0.05% जो है वो बढ़ गया है। दैट शोज दैट जब गवर्नमेंट बोरो करेगा, क्योंकि अभी आपको समझना पड़ेगा गवर्नमेंट आपका खर्चा कैसे करता है। जब आप उसके पास टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स से वो खर्चा करता है, और जो टैक्स से वो जो बजट डेफिसिट होता है वो आपका डेट के माध्यम से वो फाइनेंस करता है। डेट कैसे करते हैं, जैसे जीसेक बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसके माध्यम से उसको फाइनेंस किया जाता है। तो जीसेक में जब भी आपका गवर्नमेंट का बॉन्ड जब बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट का बॉन्ड का यील्ड जो है, यील्ड यानी जो आप पे बैक करते हैं, इंटरेस्ट रेट पे बैक करते हैं, उसका यील्ड जो है बढ़ जाएगा, तो फिर उसका गवर्नमेंट के ऊपर जो कॉस्ट है टू बोरो दैट विल गो अप। सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे जब भी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो फिर बाकी जितने भी वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, जो खर्चा है वहाँ पे उसको काट छाट करना पड़ेगा। एंड जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि सरकारी बाबू लोगों का जो सैलरी है उसमें आप काट छाट नहीं कर सकते हैं। हर साल जो है डीए आपका 3-4% बढ़ाया जाता है। अभी डीए मोस्ट प्रोबेबली 45 या 60% ऐसा कुछ है। वो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बट डीए इज़ वेरी वेरी हाई। डीएनएस अलाउंस इस तरीके से बनाया गया, बेस सैलरी माइट बी वेरी लो, बट डीएनएस अलाउंस इस तरीके से बनाया जाता है सो इट कैन एडजस्ट विद द इन्फ्लेशन ऑफ गोइंग ऑन। सो इन्फ्लेशन जैसे आपको पता है कि नियर अबाउट बोला जाता है कि 5% 6% है, बट रियलिटी में इट इज़ नियर अबाउट डबल ऑफ दैट वट एवर दैट इज प्रपोज। सो इस जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, वही आपको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पैसा निकालता है तो फिर डिमांड क्या होता है, जब भी वो पैसा निकालेगा तो द रुपी हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू डॉलर। सो डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो जाता है, सो दैट इज़ अ वेरी बिग रेड सिग्नल। एंड द रिजर्व बैंक इज ट्राइंग टू स्टेबलाइज द रुपी बाय सेलिंग डॉलर्स। एंड यहाँ पे
डॉलर कोई भी बेच सकता है। सो आरबीआई कम रेट पे बेचता है ताकि जो जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना कि कम पे बेचोगे तो फिर आपका स्टॉक का प्राइस उस लेवल पे उसको ब्रीच नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाट वी आर एबल टू सी है। सो डेफिनेटली हमने यहाँ पे बात किया है, इन्फ्लेशन का इशू है, इन्वेस्टमेंट का इशू है, डेट का इशू है, एंड मार्केट वोलेटिलिटी भी आपका एक बहुत बड़ा इशू है। बट इन कुछ कुछ इंडस्ट्रीज दे आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होगा आईटी में, बिकॉज उनका जो अर्निंग होगा वो इंप्रूव होने वाला है। एनर्जी सेक्टर में या फूड सेक्टर में या कमोडिटी सेक्टर में आपका इफेक्ट होने वाला है, बिकॉज जो इम्पोर्ट कॉस्ट है दैट इज गोइंग टू गो अप। सो इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने बात कर लिया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के हमने बात कर लिया, एंड या दैट्स अबाउट इट। ये चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज चलिए देख लेते हैं। कंपनीज बेंच ऑन कॉस्टली डॉलर लोन्स, एनबीएफसी लीड चार्ट। सो हाउ इंडियन कंपनीज राइजिंग ओवरसीज बोरिंग्स इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। So Indian companies have raised $32 billion via foreign currency bonds by October. So आपको समझना पड़ेगा बॉन्ड्स जो अलग अलग तरीके के बॉन्ड होता है, मसाला बॉन्ड होता है, फिर आपका फॉरेन करेंसी बॉन्ड होता है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि आप बेसिकली कर्जा ले रहे हो, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। सो यहाँ पे फॉरेन करेंसी मतलब क्या है? सो प्राइमरीली हम किसी फॉरेन करेंसी में बॉन्ड को जो है वो आपका सेल कर रहे हैं। सो अभी अगर इंडिया में आप जो है बॉन्ड रेस कर, आप बॉन्ड सेल करते हो या पैसा उठाते हो बॉन्ड के माध्यम से, तो आप क्या कर रहे हैं? रुपये में उसको सेल कर रहे हैं, बिकॉज जो खरीद रहा है वो भी रुपये में है, जो बेच रहा है वो भी रुपये में है। सो करेंसी इज़ द सेम। फॉरेन करेंसी बॉन्ड में क्या होता है कि आप कोई दूसरे फॉरेन कंट्री के जो करेंसी है उसके बेसिस उसका जो बॉन्ड है आप वहाँ पे पैसा उठा रहे हैं। सो यहाँ पे प्राइमरली वो डॉलर ही होगा, बिकॉज डॉलर इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें एक बहुत ज़्यादा इनहेरेंट रिस्क भी हो जाता है। इनहेरेंट रिस्क इसलिए हो जाता है बिकॉज इसमें फॉर एग्जांपल कि अगर आपका करेंसी जैसे आपका लोकल करेंसी है, क्योंकि फॉरेन करेंसी में जब भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जब पे बैक करोगे सो लोकल करेंसी से कन्वर्ट करके आप करोगे। सो अगर लोकल करेंसी आपका अप्रिशिएट होता है तो फिर आपका पे बैक अमाउंट जो होगा वो कम होगा, और आपका करेंसी अगर डिप्रिशिएट होगा तो फिर आपका पे बैक अमाउंट जो है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो एनबीएफसी दे आर डूइंग दिस, एंड इस पर आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। एंड प्राइमरी मतलब ये है कि अभी इसका बॉटम लाइन या मेन मुद्दा ये है कि एनबीएफसी गेम खेल रहा है, या जो भी फाइनेंशियल कंपनीज है या बैंकिंग कंपनीज है, जैसे हमने देखा है कि एचडीएफसी दे आर रेजिंग अ लॉट ऑफ मनी, एसबीआई इज रेजिंग अ लॉट ऑफ मनी। 81 बॉन्ड के माध्यम से जो है, जो परपेचुअल बॉन्ड होता है उसके माध्यम से दे आर रेजिंग बिलियन बिलियन डॉलर्स। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट में या हमारे जो इकोनॉमी है, बिकॉज इनकम उस लेवल का ग्रो नहीं हो रहा है, ऑटोमेशन ज़्यादातर जॉब को जो है कंज्यूम कर रहा है, स्पेशली जो आईटी सेक्टर में। एंड उसके वजह से क्या हो रहा है कि एफिशिएंसी पर पर्सन एफिशिएंसी या पर एम्प्लॉय एफिशिएंसी डेफिनेटली आपका इंक्रीज हो ही रहा है, बट इसमें इम्पैक्ट ही हो रहा है कि भाई आपका जब कंजम्पशन आप बढ़ाना चाहते हो बट आपका इनकम बढ़ नहीं रहा है, तो व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन? सेम जैसे मैंने गवर्नमेंट के बारे में बताया था कि आपका अगर एक्टिव इनकम नहीं है तो फिर आप दूसरी जगह पे डेट के माध्यम से या क्रेडिट के माध्यम से आप उसको इंक्रीज करते हैं। सो वही चीज़ आप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे वो पैसा रेज कर रहे हैं, कंपनीज आर रेजिंग अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज आरबीआई से जब भी आप वो लोन लेंगे दैट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे फॉरेन करेंसी बॉन्ड के माध्यम से वो पैसा उठा रहे हैं, एंड द सेम मनी इज बिंग पुट इनटू द मार्केट और पुश्ड इनटू द मार्केट, ताकि जो है लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको इंप्रूव किया जा सके, लोगों के पास एक्सेस हो सके क्रेडिट का या डेट का, जिसके माध्यम से वो पे बैक कर सके। और जैसे मैंने बताया था, ये जो फॉर्म ऑफ क्रेडिट लोगों को दिया जा रहा है, इट इज़ एट अ वेरी हायर कॉस्ट। स्पेशली क्रेडिट कार्ड को अगर हम देखें, इट इज़ बिंग प्रोवाइडेड एट अ वेरी हाई कॉस्ट। सो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यही है कि लोगों का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए, और कंजम्पशन जब भी बढ़ेगा सो सप्लाई एंड डिमांड विल बी स्क्यूड। सप्लाई कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, तो चीज़ें के दाम बढ़ेंगी, और यहाँ पे इन्फ्लेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट अफेक्टेड। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। न्यू H1B1 वीज़ा रूल्स अफेक्ट इंडियन कंपनीज, एंड स्टूडेंट्स को भी आपका इफेक्ट करेगा। ओके, सो H1B1 वीज़ा जो है दैट इज़ प्राइमरली फॉर वेरी हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स जो आपका यूएस में काम करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड मच इनटू दिस। सेबी क्लैम्प्स डाउन ऑन मिस सेलिंग ऑफ इन न्यू फंड ऑफर। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर, यानी कोई भी म्यूचुअल फंड जब लॉन्च करते हैं, नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया जाता है तो उसको एनएफओ बोला जाता है। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर, और इसके माध्यम से अलग अलग जो एएमसीज होती हैं वो अपने नए म्यूचुअल फंड को सेल करती हैं, वहाँ पे पैसा रेज करती हैं। So SEBI new rules for NFO mandate faster fund deployment and reduce distributor commission during fund switches, aiming to protect mutual fund investors and from mis-selling and unnecessary churning. And this is quite
regular stuff which is the SEBI is doing, which is good. और इंडिया में जीसीसी का जो वॉल्यूम है या नंबर्स ऑफ जीसीसी इन इंडिया हैज़ रिजन विल सो फ्रॉम 1700 टू 2200 विच इज़ वेरी वेरी गुड. जीसीसी प्राइमरीली मतलब ये होता है कि आपका जो बैकएंड का काम होता है वही आपका इंडिया में किया जा रहा है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ गुड, बट अगेन दिस शोज दैट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं आ रहा है, बट जीसीसी यहाँ पे इंडिया में आ रहा है. सो दैट इज़ क्या बोलूँ, मतलब मिक्स्ड इमोशन काइंड ऑफ थिंग है कि जीसीसी जब भी आएगा, क्योंकि आउटसोर्स वाले वर्क होते हैं ज़्यादातर, तो उसमें क्या है कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा. प्राइमरीली आपका आईटी सेक्टर, बीएफएसआई सेक्टर, ये सारे सेगमेंट में आपका गेम होता है, तो फिर वहाँ पे आपका लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा, पैसा आएगा, डॉलर में कमाएंगे, तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन. बट अगेन दीज आर वेरी टेम्पररी जॉब्स, क्योंकि सोचिए कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो वो कहीं दूसरे कंट्रीज़ में भी मूव कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इट इज़ ऑल अबाउट एफिशिएंसी. इंडिया में क्योंकि एक होल इंडस्ट्री बन चुका है, 30 साल 3-4 डेकेड का जो है वो एक्सपीरियंस है, वो एक पूरा इंडस्ट्री बन चुका है यहाँ पे. सो दैट इज़ वाई लेबर इज़ वेरी वेरी चीप है. बट अगेन अगर दूसरा कंट्री जैसे वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया, स्पेशली वियतनाम, फिलीपींस, दे आर ऑल्सो डूइंग रियली लेवल, तो वहाँ पे वो अगर और भी चीप लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं तो वहाँ पे भी जीसीसी आपका मूव कर जाएगा. So that needs to be taken into consideration, but still it's a bittersweet thing, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. Good इसलिए है because a lot of money will be coming into this, but it is not a very long term project. And यहाँ पे as such आप कोई value addition, it's more like maintenance stuff ना, यहाँ पे कुछ आप manufacture नहीं कर रहे हैं, आपका कुछ innovation ऐसा कुछ है नहीं, so which really doesn't really make sense. बट हाँ, इसमें आपका स्टाफिंग कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी, आईटी कंपनीज, दे आर गोइंग टू डू रियली वेल, एंड या दैट्स अबाउट इट. नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल इट्स समथिंग विच इज़ गुड. सो चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अभी हम चेक कर लेंगे. Import numbers since July may be revised. India's import data from July may be revised due to unexplained spike in gold imports. The finance and commerce ministries are investing in this issue and will so something is going on there, and to be honest, यहाँ पे this is very highly skewed. Like, how do you see it? How do you interpret this? How do you interpret this? बिकॉज यहाँ पे लीगल वे में अगर इंपोर्ट नहीं होता तो इलीगल वे में इंपोर्ट होगा. और जिस तरीके से आपका गोल्ड, जैसे बताया जाता है ना, गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, पर आपको समझना पड़ेगा गोल्ड कैन, मतलब गोल्ड का जो डिपॉजिट है, इट्स नॉट गोइंग टू रन आउट. देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड देयर, राइट. उसको माइन करना है, दैट इज समथिंग विच इज़ देयर. जितना ज़्यादा डिमांड, यहाँ पे भी सेम डिमांड एंड सप्लाई का चीज़ हो जाता है. यहाँ पे पहले ज़माने में ये था ना, अभी भी है, कि गोल्ड इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. पहले तो बताया जाता है कि सोना खरीद के घर में रखो, बिकॉज बैंक, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें थी नहीं. बट स्टिल अभी भी जो है ओल्ड इज़ गोल्ड बोल सकते हो. ओल्ड इज़ गोल्ड. सो यहाँ पे ऐसे रियल एस्टेट हो गया, क्योंकि इंडिया में रियल एस्टेट को भी खरीदना डिफिकल्ट है, उसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट है, उसको रखना यानी लीगली उसको रखना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. जैसे आज मैं एक जन से बात कर रहा था, वो लॉयर है, तो वही बोल रहा था कि किस तरीके से फॉर्जरी के माध्यम से, अगर फॉर एग्जांपल द पर्सन इज सेटिंग इन कनाडा, उसका प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है, तो अभी उसका प्रॉपर्टी किसी ने फॉर्जरी करके बेच दिया किसी को. अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है, मतलब इतना ज़्यादा झोल हो गया. अभी बंदा जो है अगर कनाडा में रहता है एंड दे आर लिविंग देयर, एनआरआई है, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद इंडिया, राइट. वो केस जो है अभी 20 साल तक चलता रहेगा, फॉर्जरी का केस जो है, पर वो प्रॉपर्टी अटक गया, वो प्रॉपर्टी अगर बेचना भी चाहेगा बेच नहीं पाएगा, बिकॉज वो आपका सब जुडिस है या वहाँ पे आपका इंजंक्शन लगा हुआ है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया. जैसे आपने घोसला घोसला देखा था, दैट इज़ द सेम थिंग विच इज़ हैपनिंग अक्रॉस इंडिया. और यहाँ पे जुडिशरी एंड एवरीथिंग इज सो स्लो दैट यहाँ पे रेजोल्यूशन पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. स्पेशली क्रिमिनल केस में तो बहुत ही स्लो है, और सिविल केस में और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है. एंड विद द लेवल ऑफ करप्शन एंड अब क्या बोले, अभी इसको कुछ बोल भी नहीं सकते. बट एनी वे, बॉटम लाइन ये है कि इंडिया में अभी भी गोल्ड को जो है अच्छा या सही तरीके का इन्वेस्टमेंट माना जाता है, एंड आपका लैंड, रियल एस्टेट को भी माना जाता है. बट अगेन, जैसे मैं मेरा जो परसेप्शन है कि गोल्ड इज़ फाइन. गोल्ड मैं इसलिए या आपका सब प्रेफर करूँगा, या सिल्वर को इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बिकॉज आप इसको ईजिली सेल ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी जाके आप इसको सेल ऑफ कर सकते हैं, हाथों हाथ बिक भी जाएगा. इवन इफ इट इज़ इलीगल, वो बिक जाता है. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ गोल्ड. और इसको आप कहीं पे भी छुपा के भी रख सकते हैं. रिस्क, इट कैन नॉट बी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड. और जैसे आपका कनाडा में हुआ था ना कि इलेक्ट्रॉनिकली फ्रीज ये सब नहीं कर पाते. एसजीबी आप खरीद सकते हैं, बट इसको गवर्नमेंट जो फ्रीज कर सकती है, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है. बट फिजिकल गोल्ड, फिजिकल सिल्वर, इसको आप अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पर जाना चाहते हैं, या कहीं पर फॉर एग्जाम्पल आप गायब हो जाना चाहते हैं, सो उस जगह पे आप जो गोल्ड को लेके जाके वहाँ पे, ये यूनिवर्सली आपका या ग्लोबली कहीं पे भी आप इसको गोल्ड को बेच सकते हैं. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ गोल्ड. नेक्स्ट देख लेते हैं. इंडियाज आईटी डिपार्टमेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग extravagant weddings, especially those featuring Bollywood stars and lavish spending. Weddings with high profile celebrity involvement are scrutinized for tax evasion.
दिस इज़ क्वाइट फनी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा वेडिंग, आई डिड अ लॉट ऑफ वेडिंग बिकॉज आई वॉज डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी फॉर 5 years, 5 to 6 years मैंने किया था, 5 years से मैंने किया था। एंड इट वॉज वेरी वेरी नियर अबाउट 4.5 years, वही 5 साल मैंने किया था। एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई सॉ हाउ मनी इज़ बिंग स्पेंड। और प्राइमरली यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जो भी लाविश वेडिंग्स होते हैं, स्पेशली मैं यहाँ पे अंबानी अडानी इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी आपका 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ वाला जो भी वेडिंग होता है, वहाँ पे 80-20 का प्रिंसिपल होता है। 80-20 प्रिंसिपल मतलब 80% इज कैश, 20% इज आपका ऑनलाइन कॉम्पोनेंट। केटरर, फूड, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आपका कैश में पेमेंट किया जाता है, फोटोग्राफर को कैश में पेमेंट किया जाता है। और यहाँ पे जो भी आपका ज़्यादातर जो वाइट में दिखाया जाता है दैट इज़ फ्रॉम कंपनी अकाउंट। जैसे आपका कंपनी है, कंपनी और जो भी इतना लाविश वेडिंग कर रहे हैं ज़्यादातर जो है बिजनेस करते हैं या बिजनेस के माध्यम से पैसा अर्न करते हैं। सो फॉर देम डूइंग टैक्स रिजर्वेशन इज मच मच ईजी, और यहाँ पे उसको इम्प्लीकेट करना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट अगेन दिस इज़ वेयर दिस इज समथिंग आई थिंक इट वॉज नॉट रियली नेसेसरी, बिकॉज इवेंचुअली आप उसको अगर सू करना चाहेंगे दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। और ऐसा नहीं है कि आज जो है आपका लैविश वेडिंग हो रहा है, लैविश वेडिंग आपका हज़ारों सालों से हो रहा था, सो उससे कोई फ़ायदा ऐसा होगा नहीं। बट अगेन वेडिंग के माध्यम से हज़ारों लाखों लोगों का जो है घर चलता है। सो ये मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि वेडिंग मैंने देखा है कि केटरर, डेकोरेटर, ठीक है, और उस इंडस्ट्री में कि वेडिंग के साथ साथ आपका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, गोल्ड इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री जो है, बॉलीवुड इवन, दे आर इंटर रिलेटेड। और ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं हज़ार हज़ार करोड़ जो है उसका अर्न करते हैं थ्रू वेडिंग। हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट है और यहाँ पे ट्रैवल सेगमेंट है, यानी जो आप ट्रैवल करते हैं या होटल, ट्रेन, एयर, एयरलाइंस एंड ऑल, सो उसमें पैसा जाता है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे आई थिंक दे आर बाकिंग द रॉन्ग ट्री, बट गवर्नमेंट एज इट इज़ विल वर्क ऑन इट्स ओन। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड इवेंचुअली जैसे मैंने बताया कि इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज जो ये डील कर रहे हैं या जिस तरीके से काम हो रहा है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप विद देम। एंड स्पेशली वही होता है कि इसको प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, मे बी एक दो बकरा पकड़ा जाएगा, बट आई डोंट थिंक इट्स इट इज़ गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। डिटेन तो कभी नहीं, कतई नहीं होने वाला। Mahindra and Toyota likely champs in 2024 season. Mahindra and Toyota Kirloskar are expected to record their record-breaking sales. And हमने देखा कि इस साल में जो है बहुत सारे अनसोल्ड इन्वेंटरी है। और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो कंपनीज यहाँ पे डील, मतलब जो महिंद्रा है या आपका टोयोटा है, दे आर विनिंग बिकॉज दे हैव अ वेरी नीश प्रोडक्ट। वो नीश प्रोडक्ट या बेसिकली नीश मतलब एक एक कैटेगरी में अलग अलग जो माइक्रो नीश है उसको डोमिनेट करता है। ठीक है, महिंद्रा किसको डोमिनेट करता है? महिंद्रा का सबसे लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है आपका बोलेरो, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एंड बस ये तीन चार मतलब हैंडफुल ऑफ प्रोडक्ट्स जो है सबसे ज़्यादा बिकते हैं। बोलेरो सबसे ज़्यादा बिकता है। ठीक है, यहाँ पे बाकी जो प्रोडक्ट्स है XUV 700, थार रॉक्स, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इट इज़ फाइन, इट इज़ सेलिंग, बट इट विल सेल एट अ वेरी लो वॉल्यूम, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बोलेरो हो गया, ठीक है, आपका जो स्कॉर्पियो हो गया, स्कॉर्पियो एन हो गया, कौन खरीदता है? प्राइमरली आपका जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है, वो ज़्यादातर जो आपका गाड़ी खरीदते हैं वो आइदर इनोवा खरीदते हैं या आपका महिंद्रा का खरीदते हैं, यानी टोयोटा या आपका महिंद्रा। ठीक है, टोयोटा का कौन कौन सा गाड़ी है? फार्चूनर। फार्चूनर आपको पता है कि MLA, पॉलिटिशियंस, रियल एस्टेट, जिसके पास बहुत पैसा है, जो 50 लाख रुपए का गाड़ी खरीद सकता है, तो वो उसको परचेज करता है। दूसरा जो है इनोवा, इनोवा आपका टूरिस्ट सेक्टर में बहुत ज़्यादा बिकता है। एंड आपका गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे जैसे IAS IPS जो है सब आपका इनोवा में घूमते हैं। सो इसलिए आपका इनोवा का डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो कुछ हैंडफुल ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई टोयोटा एंड महिंद्रा आर डूइंग रियली रिली वेल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी प्रोडक्ट जो है वो बेकार है, आई एम नॉट सेइंग इवन दैट, बट स्टिल आपको देखना पड़ेगा हु इज़ द विनर प्रोडक्ट फॉर दिस ब्रांड। जैसे टाटा जो है, टाटा ने बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट निकाला, हैरियर, सफारी, EV सेक्टर में वो मार्केट लीडर है, बट स्टिल इट इज़ स्ट्रगलिंग। रीज़न बिकॉज एक तो है कि डीलर नेटवर्क बहुत ही मतलब डीलर सर्विस इज़ वेरी पुअर, प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड बट द प्रोडक्ट सर्विस इज़ वेरी पुअर, रिपेयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड ऑल्सो वो गवर्नमेंट का सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा है। जैसे आप जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, आप कोई भी सरकारी ऑफिस के सामने जाके खड़े हो जाओ, वहाँ पे आपको महिंद्रा का गाड़ी दिखेगा, इनोवा दिखेगा, और फिर मारुति सियाज आपको में भी दिख सकता है। तो ये गाड़ी जो है आपको देखने को मिलेगा, या मारुति स्विफ्ट डिजायर आपको देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी जो कंपनी की गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो दैट शोज दैट टाटा इज़ नॉट एबल टू पेनिट्रेट दैट सेगमेंट।
सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट इज़ कमिंग अप इन माई हेड, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. बट ये कुछ चीज़ें जब आप स्टडी करेंगे देन विल बी, मार्केट में आपको जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या चीज़ हो रही है, उसके बेसिस पे जो आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं इज़ इट मैचिंग विथ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट और इन दी लोकेलिटी, इन दी एनवायरमेंट दैट यू आर लिविंग इन. तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. कंपनीज बेंज ऑन, ये ऑलरेडी हमने इस पर बात कर लिया है. जेनेसिस टू एक्वायर 4 मिलियन स्टेक इन स्पाइसजेट एंड स्पाइसजेट को अगेन एनसीएलटी में नहीं तो खींच के ये लोग लेके जाएंगे. भारत मोबिलिटी एक्सपो आपका होने वाला है, जो जिसको आपका कार ट्रेड या कार फेयर बोला जाता है ना, जो आपका दिल्ली में होता है. सो 2 साल बाद होता है, तो उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो इस साल भी होने वाला है, तो उसमें आप जाके विजिट कर सकते हैं. पिछले साल मतलब 2 साल पहले मैं गया था, बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड. देयर वाज नो पोर्शे, नो ऑडी, नो मर्सिडीज, कोई नहीं था. एंड वहाँ पे बट हाँ, हाइड्रोजन व्हीकल्स बहुत सारे मुझे देखने को मिले थे. दैट वाज रियली रियली इंटरेस्टिंग. एंड जिमनी भी जो है वो आपका लॉन्च किया गया था. बट अभी मोरलेस प्रोडक्ट्स जो भी आपको दिया जा रहा है ना, ऑल आर सेम, दे लुक ऑल द सेम. JSW जो है आपका 30,000 करोड़ एक्सपेंशन करने वाला है, केपेक्स करेगा, विच इज़ वेरी गुड. एंड यहाँ पे प्राइमरली वो पोर्ट और जो शिपिंग है, शिपिंग एंड एज इन लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग, उस पर जो है आपको ज़्यादा फोकस देखने को यहाँ पे मिलेगा. ONGC आपका सोलर एसेट परचेज करेगा, किससे? आपका स्प्रिंग एनर्जी से. सो दे आर लुकिंग टू एक्सपैंड देयर एनर्जी बेस. जेनेरिक अपडेट एंड ये भी जेनेरिक अपडेट है. इंडिया इज हाईएस्ट टैरिफ मेजर इकोनॉमी US. ओके, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. हार्ड बार्गेन वही करने वाले हैं. इंडिया EV मार्केट में ही 20 लाख करोड़ बाय 2030. वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. बोल तो रहे बट आई डोंट क्रिएट 5 करोड़ जॉब्स. दैट्स फनी, कुछ भी बोल देते हैं. डोंट थिंक US विल गो हैमर एंड टंग्स अगेंस्ट. ये डिफिकल्ट है. मतलब ये मैं वही देख रहा हूँ कि पिछला जो आपका ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, सो ही वाज मोर लाइक ही यूज्ड टू स्पीक अलाउड, बहुत मतलब ज्ञान पे लेंगे, हाँ ये है, ये कर दे, वो कर देंगे. एक्चुअली ही वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग. एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट अ लॉट ऑफ ट्रम्प वोटर्स वेंट अगेंस्ट हिम. बट उसके बाद जब बाइडेन बाबू आए तो फिर देखा तो ये तो और भी खराब हालत है. सो देन अगेन ही वाज ब्रॉट बैक. बट ट्रम्प का अगर प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन देखें, अ लॉट ऑफ पीपल, इवन हिज हार्डकोर सपोर्टर्स वेर वेरी डिसअपॉइंटेड कि भाई ये बोल रहा है, कुछ कर नहीं रहा है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फेंकू है, बट ही सेड ही विल डू अ लॉट ऑफ स्टफ, डू दिस डू दैट, एंड मे बी ही वॉज एबल टू डू समथिंग लाइक फॉर अ वाइल. एक सबसे बड़ा चीज़ है दैट he did not start any new war. So that was interesting. But apart from that, economically he was not able to do it much. So yeah. Center proposes bill on a ban on unregulated lending. ये बहुत डिफिकल्ट है. महाजन ये सब चीज़ें आप बंद नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते. ये आपका चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा. इसको बंद नहीं कर सकते, बट इसको आप मैनेज कर सकते हैं. इसको ऑम्बड्समैन लेके आप कर सकते हैं काम. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, और जैसे मैंने बताया कि ट्रैवल कर रहा हूँ, सो सर्दी वर्दी भी हुआ, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं. लाइफ गोज ऑन. जब तक है जान तब तक है काम, तो वही चीज़ है. सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड आई विल सी यू टुमारो. बाय.